नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं सेहत से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। यहां हम आपको गंभीर बीमारियों से लेकर आने वाली बीमारियों के प्रति आगाह करने तक का काम करते हैं और हमारे साथ में एक्सपर्ट के तौर पर तमाम सुप्रसिद्ध हॉस्पिटल के एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम या डॉक्टर्स मौजूद होते हैं, जो आपको किसी बीमारी की शुरुआत, उसके लक्षण, उसके निदान, उसके पूरे उपचार और आने वाली समस्याओं से अच्छी तरह से अवगत कराते हैं ताकि आपके हर एक डाउट क्लियर हो पाए और आप उस बीमारी से निजात पा सकें। आज हम बात करेंगे ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जरी की, इसकी आवश्यकता की, कहां और किस तरीके से आप अपनी सेहत में इसका इस्तेमाल अपने आप को बेहतर रखने में कर सकते हैं, इन सब के बारे में। दंत चिकित्सा जुड़ी एक एडवांस सर्जरी सिस्टम यह है, खास तौर के ऊपर जब आप किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाएं, आपके चेहरे को, जबड़े को नुकसान पहुंच जाए, तब आपको इस विधा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन किन किन चीजों में आप इसका इस्तेमाल करते हैं और कैसे आप इस विधा से अपने आप को ठीक रख सकते हैं, ये हम आपको आज बताने वाले। शुरू करते हैं आज का हेल्थ गुरु। ओरल केयर वैसे बहुत जरूरी है और क्यों जरूरी है ये भी जानेंगे। हमारे साथ आज एक्सपर्ट के तौर पर ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जरी के एक्सपर्ट मौजूद हैं, डॉक्टर बीजू पापाचंद जी, कंसल्टेंट ओरल मैक्सोफेशियल सर्जन। नमस्कार डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर साहब, सबसे पहले इस सर्जरी के बारे में बताएं, ये मैक्सोफेशियल सर्जरी क्या है, कहां इसकी जरूरत पड़ती है? मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आप एक मोटे तौर पे समझ लीजिए कि एक कनेक्टिंग स्पेशलिटी है, एक मेडिकल और डेंटल स्पेशलिटी का एक मिक्स स्पेशलिटी है। और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि हमारे चेहरे, जबड़े, दांत और हमारे बाकी शरीर में इनका जो रोल है उसको ये इम्पोर्टेंस के तौर पे प्रेजेंट करता है। इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है डॉक्टर साहब? क्योंकि अक्सर हमने जो सर्जरी सुनी है वो या तो आप जब गंभीर तौर पर बीमार पड़ जाएं उसके लिए होती है, या अगर आप सर्जरी के द्वारा किसी अंग को हटाना चाहते हैं, कुछ जोड़ना चाहते हैं, तब सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। इस सर्जरी की ज़रूरत कब पड़ती है? इस सर्जरी की ज़रूरत हमारे जैसे मैंने बताया कि ये एक कनेक्टिंग स्पेशलिटी है, मेडिकल और डेंटल दोनों का इसमें रोल है। और हम अगर आम तौर पे ले लें तो जैसे हमारा एक्सीडेंट हो गया, मेजर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हो गए, असॉल्ट इंजरीज हो गई या स्पोर्ट्स इंजरीज हो गई, किसी भी इंजरी में जब हमारे जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जरी की ज़रूरत होती है, हमारे पैर हाथ में चोट लग जाए या हमारी हड्डियां टूट जाए, वैसे ही चेहरे की हड्डियां और जबड़े की हड्डियां जब टूटती हैं तो हमको मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा कुछ बीमारियां ऐसी है जो आनुवांशिक तौर पे होती है, जैसे कि कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि मुंह नहीं खोल पाते हैं जी, तो उनका जॉइंट जो है वो फ्यूज हो जाता है हमारे स्कल के बोन से। तो ऐसे कंजेनाइटल इश्यूज होते हैं। ये होता अमूमन ये है कि जो गांव वगैरह देहात में जब बच्चे गिर जाते हैं तो कोई ध्यान नहीं दिया और फिर उनके जो टूटी हुई हड्डी है जॉइंट की, वो जाके खोपड़ी की हड्डी से जुड़ जाती है। तो ऐसे बीमारियों के लिए भी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की जरूरत पड़ती है। फिर हमारी चेहरे की विकृतियां होती हैं, कई लोगों का दांत सामने की तरफ होता है, कई लोगों का जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा सामने की तरफ हो जाता है। तो इन सबको ठीक करने के लिए भी ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन की जरूरत होती है और इनसे कंसल्टेशन की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। डॉक्टर साहब, ये जो तीनों परिस्थितियां आपने बताई हैं, या डिफॉर्मिटी की हो, या फिर एक्सीडेंटल सिचुएशन हो, या फिर जन्मजात अगर कोई समस्या हो, इन तीनों में अवेयरनेस की बहुत आवश्यकता है और जी जितनी जल्दी संभवतः आप पहुंचे उतना अच्छा है। आप लोगों को क्या बताएंगे? एक्सीडेंट से शुरू करते हैं। एक्सीडेंट की स्थिति में लोग जान बचाना प्रायोरिटी समझते हैं, एक गोल्डन आवर कहा जाता है जी। वहां आप लोगों की मौजूदगी कितनी जरूरी है? हमारी मौजूदगी इसलिए ज़रूरी है, गोल्डन आवर का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस यही है कि पहला जो आवर है किसी भी एक्सीडेंट, किसी भी मेजर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद में, वो पहला आवर डेफिनेटिव केयर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। उसी में हम जान बचा सकते हैं। जो पहले आवर में आपने पेशेंट को अटेंड किया और उस समय खास बात ये होती है कि अगर मैक्सिलोफेशियल इंजरी भी साथ में है
और जबड़ा टूट गया है, दांत भी कई बिखर गए हैं और चेहरे की हड्डियां भी काफ़ी टूट गई हैं, नाक में ब्लड भर गया है, मुंह में ब्लड भर गया है, तो हमारा सबसे बड़ा जो तकलीफ होने वाली है हमको, हम सांस नहीं ले पाएंगे। और हम सांस नहीं ले पाएंगे तो हमारी जो श्वसन प्रणाली है और ब्रेन में जो ऑक्सीजन हमको पहुंचना है, जो हमारे जीवित रहने के लिए अति आवश्यक है, वो नहीं हो पाएगी। तो इसलिए उस एरिया में, उस गोल्डन आवर में अगर हमने ये डेफिनेटिव केयर इंस्टीट्यूट कर दिया या चालू कर दिया, हमने वो एयरवे के लिए रास्ता बना लिया, क्लियरेंस ले लिया, तो हम बेहतर तरीके से पेशेंट को मैनेज कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, किसी भी आपात स्थिति के लिए, किसी भी एक्सीडेंटल सिचुएशन के लिए, जान बचाने के लिए ये गोल्डन आवर, इसी में आपको ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो जाए, प्राथमिक उपचार मिले, ज़रूरी है। और इसी के लिए शायद ट्रोमा यूनिट से, ट्रोमा सेंटर्स की ज़रूरत है। जिस तेज़ी से आज सड़कों का विकास हो रहा है, जिस तेज़ी से आजकल तरह तरह के व्हीकल्स आ गए, आपको लगता है उसी संख्या में हमारे पास में ट्रोमा सेंटर्स हैं? नहीं, अभी तो हमको, जैसे हमारे, आपने जैसे सही बताया कि हमारे हाईवेज अब काफ़ी डेवलप हो रहे हैं, हमारी एक्सप्रेसवेज काफ़ी डेवलप हो रही है, लेकिन उस स्पीड से हमको एक लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर जो बोलते हैं, हमारे पूरे भारत देश में उसकी कमी है। और उसमें होने वाली ट्रॉमा यूनिट, जो एक पूरी स्ट्रक्चर्ड ट्रॉमा यूनिट है, उसकी भी कमी काफ़ी है। मैं आने वाले समय में मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकारें जो है, चाहे वो राज्य में हो चाहे देश में हो, वो इस ओर ध्यान दे और सारा टीम बने और ट्रॉमा सेंटर की जो लेवलिंग है वो प्रॉपर की जाए और लेवल 1 ट्रॉमा सेंटर का इम्पोर्टेंस को सरकार भी समझे और जनता भी समझे। क्या ट्रोमा सेंटर्स में आज पर्याप्त संख्या में ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जन्स मौजूद हैं, या इनकी भी आप कमी पाते हैं? इनके बिना तो आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि उपचार शुरुआत करने से लेकर आगे तक काफ़ी दिक्कतें आ सकती हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन की ज़रूरत ट्रॉमा सेंटर में बिल्कुल है और उनका एक इम्पॉर्टेंस भी है। जैसे बाकी न्यूरो सर्जन की ज़रूरत है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की ज़रूरत है, जनरल सर्जन की ज़रूरत है, वैसे मैक्सिलोफेशियल सर्जन का भी ट्रॉमा में सेंटर में होना अति आवश्यक है। और इसके लिए अभी तो उतनी अवेयरनेस नहीं है और कई ट्रॉमा सेंटर्स में बड़े हॉस्पिटल्स जो है, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स है, वहाँ पे तो आपको फिर भी मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारा रूरल एरियाज़ है या जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, उसमें इन सब का रोल एक है, इम्पोर्टेंस है। इसीलिए आने वाले समय में हो सकता है कि सब जगह हमको ये स्पेशलिटी के डॉक्टर्स भी मौजूद रहें। डॉक्टर साहब, जब कभी कोई एक्सीडेंटल केस पहुंचा तो एज ए सर्जन प्राथमिकता में क्या चीजें रखी जाती हैं? क्योंकि डिफॉर्मिटी या शरीर का कोई अंग भंग होना लोग इसे जान के बाद ही रखते हैं, लेकिन आप लोग किस आधार के ऊपर प्रायोरिटीज तय कर रहे हैं? हमारे लिए सबसे जरूरी है, जो हम अल्फाबेट में बोलते हैं ना, ABC जी, तो सबसे जरूरी और सबसे इंपॉर्टेंट है एयरवे। और एयरवे का जैसे मैंने आपको बताया कि मुंह में ब्लड भर गया या आपने कुछ पहना हुआ डेंचर वगैरह उसका टूट गया, या फिर आपका जबड़ा ही पीछे चला गया, या आपका ऊपर का जो चेहरे का जो हड्डियां है वो पीछे चली गई, तो इनको सबको क्लियर करके मैनेज करना है एयरवे को। एट द सेम टाइम जब हम ये हाई वेलोसिटी इंजरीज जब होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जो सर्वाइकल स्पाइन है वो भी कई बार टूट जाता है। तो एयरवे जब हम मेंटेन करते हैं तो हमको इस सर्वाइकल स्पाइन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आपने किसी पेशेंट को देखा और आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी अचानक से और उसकी सर्वाइकल हड्डी टूटी हुई है, तो वो पेशेंट तुरंत उसका मौत होने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हमको सिर्फ एयरवे नहीं मैनेज करना है, बस उसके साथ में अपने सर्वाइकल स्पाइन को भी कंट्रोल करना है। फिर जो पहला एयरवे अगर आपका क्लियर हो गया तो फिर B आता है अल्फाबेट में, जो ब्रीदिंग और वेंटिलेशन हमको करना है और पेशेंट की सांसों को चलते रहने देना है। और फिर C जो बोलते हैं हम, सर्कुलेशन, मतलब आपका कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको रोकना है, प्रेशर लगा के रोकना है। और आपको अगर आपके पास 108 की सुविधा है और वो पहुंच चुके हैं तो इनिशियल रिससिटेशन करने के बाद IV फ्लूइड्स वगैरह लगाना है, ब्लड लॉस की जगह में हमको फ्लूइड्स देना है। तो ये ABC हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी है किसी भी ट्रॉमा में, और खास करके मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा में तो बिल्कुल इसका ध्यान रखना जरूरी है। कई बार एक्सीडेंट की सिचुएशन में आप किसी अंग को पूरी तरह खो देते हैं या
कुछ अंग जो हैं आपके कट जाते हैं, कुछ चेहरे के ऊपर जैसा आप बता रहे थे स्कल के ऊपर कुछ इस तरह की इंजरी हो जाती हैं जो चेहरे को भी काफ़ी बिगाड़ सकती हैं। किस किस तरीके से ये सर्जरी और किस हद तक उनको करेक्ट कर पाती है, या ये केसेस पर या व्यक्तियों पर डिपेंड करता है अलग अलग सिचुएशन में? नहीं, पहला जैसे हमने अभी आपसे चर्चा किया कि पहला तो हमारे जान बचानी प्रायोरिटी होती है जी। फिर हम जो देखते हैं कि जो इमिडिएटली ट्रॉमा होता है उसमें जब भी फेशियल ट्रॉमा होता है और काफ़ी हड्डियां टूट गई होती है तो इन हड्डियों को अगर हम 3 हफ्ते के अंदर में अगर सेट करें तो ये नियर नॉर्मल आ सकती हैं और इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और अगर उसके बाद भी हम डिले कर देते हैं तो उसके बाद भी आजकल इतनी एडवांस हो चुकी है साइंटिफिक टेक्नोलॉजी कि हमारे पास वर्चुअल चीज़ें हैं, डिजिटल चीज़ें हैं, उससे हम चेहरे का ये पार्ट बना सकते हैं और पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांट द्वारा इन पेशेंट को भी ठीक किया जा सकता है। चलिए, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका अवेयर होना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक्सीडेंट की स्थिति में ना घबराते हुए पेशेंट को फर्स्ट एड देना और फौरन ट्रॉमा यूनिट के पास उन्हें पहुंचाना। ट्रॉमा यूनिट में ओरल एंड मैक्सोफेशियल सर्जन का होना भी अत्यावश्यक है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद और अवेयर होने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या हमारी शंकाओं का समाधान सर्जन के पास मौजूद है, इन सब पर डिटेल में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, एक और बात जो पूरी तरह से क्लियर है, आज की तारीख में आपको वैसे भी नॉर्मल परिस्थितियों में भी ओरल केयर बहुत करनी पड़ेगी और करनी चाहिए, लेकिन क्या इसके प्रति आप लोगों को पर्याप्त अवेयर मानते हैं, और नहीं हो तो क्या क्या दिक्कतें आती? हमारे देश में अभी डेंटिस्ट की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है, बहुत सारे डेंटल कॉलेज ओपन हो चुके हैं, तो धीरे धीरे डेंटल अवेयरनेस अभी आ रही है। शुरुआती तौर पे देखें तो पहले तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को डेंटल हाइजीन के बारे में इतनी जानकारियाँ नहीं थी। लेकिन जैसे मैं अपने सारे पेशेंट्स को भी बताता हूँ कि हमारे सेहत की शुरुआत जो होती है वो हमारे मुंह के अंदर से होती है। ओरल हेल्थ बहुत ही ज़रूरी है। हम उसको इतनी मुलायम और बारीक त्वचा रहती है हमारे ओरल कैविटी के अंदर में, उसको जो हम उसका जो दोहन करते हैं या अब्यूज़ भी करते हैं, तंबाकू लेके, गुटखा लेके, सुपारी लेके, ये सब जो है ये काफ़ी नुकसान पहुंचाती है। और उसके बाद हम उसकी स्वस्थ देखभाल करने में भी कई बार असमर्थ रहते हैं, जैसे कि हमको ब्रश करना चाहिए, फ्लॉसिंग करनी चाहिए और वो हाइजीन को मेंटेन करना चाहिए। अभी भी एक मिथ है कि ये सब चीज़ें बड़े एक हाई क्लास तक, या जो फैशन इंडस्ट्री में है, जो ग्लैम इंडस्ट्री में, ये सब उनके लिए ही ज़रूरी है, शायद संभवतः सबके लिए नहीं। लेकिन कहीं इससे ओरल कैंसर बढ़ रहा है, ये भी हम देखते हैं। नहीं, बिल्कुल भी, सब ये सबके लिए ज़रूरी है। सेहत किसी अमीर या गरीब के अपन इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। सेहत सबके लिए ज़रूरी है। एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ देश हम सबके लिए ज़रूरी है। तो इसीलिए स्वस्थ अपने मुंह की देखभाल करेंगे तो हमारे बाकी स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छा रहेगा। ओरल कैंसर के बारे में हम काफ़ी, वैसे तो कैंसर की हर एक जगह जहाँ भी कैंसर होता है हम इसको लेकर प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ओरल कैंसर भी आजकल काफ़ी बढ़ रहा है। इसकी क्या वजह पाते हैं आप, उनको आप क्या कहेंगे? जी, खास करके जो हमारे नॉर्थ इंडिया है, सेंट्रल इंडिया है, यहाँ पे हम देखते हैं कि लोग स्मोकिंग करने से ज़्यादा टोबैको को च्यू करते हैं। तो जो गुटखा, सुपारी, तंबाकू, इसको च्यू करके खाने से, जैसे मैंने बताया कि हमारी मुंह की त्वचा जो है बहुत ही मुलायम और बहुत ही नरम त्वचा है, इसको हम बार बार अगर इसका अब्यूज़ करेंगे तो इसमें अल्सर बनने शुरू हो जाते हैं, और ये अल्सर जेनेटिकली हमारे जो सेल्स को वहाँ पे चेंज कर देती है, और इसमें फिर हमारे सेल्स जो है अबनॉर्मल तरीके से रिएक्ट करना शुरू करती है और बढ़ना शुरू हो जाती है, और इसको हम कैंसर बोलते हैं एक मोटे तौर पे अगर देखा जाए। तो इन चीज़ों को रख के जब हम इनका सेवन करते हैं तो ओरल कैंसर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। कई सारे लोगों को हमने देखा डॉक्टर साहब कि कैंसर की वजह से भी कई सर्जरी से गुजरना पड़ता है। क्या वहाँ पर भी मैक्सोफेशियल सर्जरी कारगर रहती है, वहाँ भी आप लोगों की आवश्यकता होती है? जी बिल्कुल। जब हम ओरल कैंसर की बात करते हैं तो आप देखिए, ओरल कैविटी में जबड़ा है, दांत है, तो अगर कैंसर हुआ और हमारे को एक साइड का जबड़ा काटना पड़ गया तो एक एम्पुटेशन के बराबर है ये।
तो इसको वापस से रिकंस्ट्रक्ट करने की भी आजकल फैसिलिटी है। हम पैर की हड्डियों से जबड़े को बना सकते हैं और उन हड्डियों के ऊपर हम इम्प्लांट लगा के उसके ऊपर दांत भी लगा सकते हैं। तो आजकल हमारे पास वर्चुअल डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसका सब इस्तेमाल करके हम ये सब कर सकते हैं। और कई बार हम हाथ से त्वचा ले सकते हैं और पैर से त्वचा ले सकते हैं। इन त्वचा को जो हम फ्लैप कहते हैं, इनको माइक्रोवैस्कुलर सर्जरी द्वारा जोड़ करके हम इनका रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। सो काफ़ी हद तक एकदम बहुत अच्छा नॉर्मल तो नहीं हो जाएगा, लेकिन काफ़ी हद तक हम ओरल कैविटी में ओरल कैंसर के सर्जरी के बाद रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि हर एक चिकित्सा पद्धति में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स के बारे में पता करना चाहिए, कितना लंबा ट्रीटमेंट चलेगा इसका पता करना चाहिए। इससे जुड़े गलत जानकारी या कम जानकारी भी घातक होती है। आप उन लोगों को क्या कहेंगे? क्या इसके बाद लंबा ट्रीटमेंट चलता है, कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं, कोई आपको खास प्रिकॉशंस लेके रखने पड़ते हैं? नहीं, आपके डॉक्टर द्वारा दिए गए परामर्श आपको फॉलो करना है। और देखिए, हर सर्जरी की कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो होती है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं माइनर होती है, कुछ मेजर होती हैं। अगर आप डॉक्टर के परामर्श को फॉलो करेंगे तो 99% आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हाँ, बाकी जो बहुत ही मेजर केसेस होते हैं उसमें संपूर्ण तरीके से ठीक हो पाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी केसेस में हम अच्छी कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और इम्पोर्टेंट बात है, जैसा चर्चा की शुरुआत में आपने कहा कि कुछ लोगों में जन्मजात कुछ डिफॉर्मिटी होती है, कुछ ऐसे शरीर के अंग आपस में कनेक्ट जुड़े रहते हैं जहां दिक्कतों को हम ठीक कर सकते हैं। वो क्या केसेस होते हैं और कैसे आप उनको पहचानते हैं? फिजिकली दिखाई पड़ते हैं, कई बार कुछ सिम्टम्स दिखाई पड़ते होंगे, इनके बारे में क्या राय है? जी, जैसे मैंने बताया आपको, कई चीज़ें होती हैं। जैसे मैंने जॉइंट के बारे में ही बताया कि जब बच्चों को छोटे रहते हैं और उनको कहीं गिर जाते हैं और हमको पता नहीं चलता है कि उनकी हड्डी टूटी है जॉइंट के पास में, और उनकी ये हड्डी जाके स्कल के हड्डी से जुड़ जाती है। ये एक हो गया। दूसरा हो गया, जब जन्म लेते हैं बच्चे तो शुरुआत में बहुत लोगों ने फोर्सेप्स डिलीवरी सुनी होगी, फोर्सेप्स द्वारा डिलीवरी किया जाता था। तो इससे भी जॉइंट की हड्डियों को चोट पहुंचता था और इसके कारण जॉइंट फ्यूज हो जाता था। तो ऐसे बच्चे मुंह नहीं खोल पाते हैं, धीरे धीरे जाम होने के कारण उनका जो नीचे वाले जबड़े का डेवलपमेंट जो है वो ही रुक जाता है। तो उसके कारण पूरा चेहरा जो है आपका विकृत दिखाई देता है। तो इसको भी ठीक किया जा सकता है। आजकल हमारे पास ऐसे अप्लायंसेस हैं जिससे हम पूरे जबड़े को बड़ा कर सकते हैं। जहाँ जॉइंट आपकी जुड़ी है उसके हड्डी को काट के उस पूरे जॉइंट को बना सकते हैं। और ये जबड़े को बड़े करने की पद्धति को हम डिस्ट्रैक्शन ऑस्टियोजेनेसिस बोलते हैं। मतलब अगर आपका सोचिए कि एक छोटा बच्चा जिसका जबड़ा नॉर्मली ग्रो होना है, उसको 14, 15, 18 साल तक, अगर वो उसका चोट लगने की वजह से, जॉइंट फ्यूज होने की वजह से अगर वो जबड़ा बड़ा नहीं हुआ है तो उसको बड़ा भी करने के अप्लायंसेस आते हैं, डिवाइसेस आते हैं, जिसको हमको सीक्वेंशियली उसको बड़ा कर सकते हैं। फिर हमने कई देखा होगा कि बच्चों में कटे फटे होंठ रहते हैं, तालू रहते हैं, और कई बच्चों के जब चेहरे में भी कई बार क्लेफ्ट्स रहते हैं। तो इन सब का भी इलाज पॉसिबल है और इलाज कर सकते हैं। और इन सब को करने के लिए भी मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की आवश्यकता हमें पड़ती है। डॉक्टर साहब, क्या इसके कोई शुरुआती लक्षण, कुछ तो उजागर तौर पर दिखते होंगे, लेकिन जैसे आपने कहा बच्चे कई बार चोटिल हो जाते हैं और हड्डियां जुड़ जाती हैं, पता नहीं लगता, तो क्या हमें कोई सिम्टम्स हैं जिन पर ध्यान रखना चाहिए, या हर चोट के बाद में एक बार विजिट करना चाहिए डॉक्टर को? क्या करें माता पिता? बिल्कुल, कभी भी अगर आपका चेहरे में कभी भी चोट लगता है तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे अगर हमारा बच्चा गिरा और हाथ पे उसको चोट लग गई तो हम जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाते हैं, वैसे ही हमारे चेहरे में कहीं भी चोट लगे तो कम से कम एक डेंटल डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक मैक्सिलोफेशियल सर्जन को दिखाना चाहिए। तो तुरंत आपका एक्सरे ले लेंगे, सीटी स्कैन ले लेंगे, या आपको एग्जामिन कर लेंगे, आपका पेन किस साइड दर्द है और कहाँ पे आपको सूजन है, उसको देख के भी ये सब पता लगाया जा सकता है कि यहाँ फ्रैक्चर होने की संभावना है। एक अंतिम बात डॉक्टर साहब, आप तमाम दर्शकों को क्या सलाह देंगे? आज की तारीख में अपनी सेहत को लेकर अवेयर होना बहुत जरूरी है, और पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं कि लोग थोड़ा सा सेहत को थोड़ा सीरियसली लेते हैं। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है इस सर्जरी को लेकर या इस विधा को लेकर? लोगों में पर्याप्त नॉलेज है? मेरे ख्याल से तो बहुत कम नॉलेज है, लेकिन जैसा कि आप ये कोशिश कर रहे हैं जी, तो इससे मेरे ख्याल से अवेयरनेस बढ़ेगी और आने वाले समय में हम देख पाएंगे कि
लोग ज़्यादा जागरूक होंगे। तो चलिए, डॉक्टर साहब ने हमें विस्तार से इस सर्जरी और सर्जरी की पूरी प्रोसीजर, कहाँ आवश्यकता है, क्या क्या हम करेक्ट कर सकते हैं, क्या हमें सतर्कताएं रखनी है, किन सिम्टम्स पर ध्यान रखना है, हर एक्सीडेंट की स्थिति से आप पहले तो बचें और अगर एक्सीडेंट हो तो विवेक का इस्तेमाल करते हुए ट्रॉमा सेंटर पहुंचें। ट्रॉमा सेंटर पहुंचने के बाद आप मैक्सोफेशियल सर्जरी के बारे में सर्जन से मिलकर अपनी सारी शंकाओं को खुद जान सकते हैं, समझ सकते हैं। ओरल हेल्थ भी बहुत जरूरी अंग है, इसका कतई इग्नोर करते हुए आप इसे ना पड़ें, आपको आगे दिक्कत दे सकती है, इसलिए अपनी ओरल स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी हमारे साथ में शेयर करने के लिए, सवालों का जवाब देने के लिए। नमस्कार। तो आज के हेल्थ गुरु में बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, यही इस कार्यक्रम का मकसद है। फिर से आपसे किसी और एक्सपर्ट और किसी और बीमारी को लेकर बातचीत के लिए जुड़ेंगे। नमस्कार।